हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है क्रिएटिव कीड़ा पे। तो इस वीडियो में जो है हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे जो है मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज आते हैं। मतलब बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार जो है हमारे ऑर्गेनेलीज आते हैं और चारों के चारों जो है हमारे मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं। अब इसे एंडोमेम्ब्रेन इन चार ऑर्गेनेलीज के लिए एक अलग से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बनाया गया? क्योंकि इन चारों का जो फंक्शन है वो हम अगर कंसीडर करें तो उनका वो कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शंस जो है उनके कोऑर्डिनेटेड है। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं? ईआर, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और हमारे वैक्यूल्स। ये चार जो है ये चारों के चारों हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सब नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन जो है वो इनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते हैं। फंक्शंस कोऑर्डिनेशन में नहीं है, इसीलिए ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने इसकी स्टडी की यूकेरियोटिक सेल्स की, तब उन्हें पता चला एक नेटवर्क है, एक रेटिकुलम है, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं। जैसे ये जो अंदर की इससे मेम्ब्रेन के अंदर की जो चीजें होती, अंदर की जगह का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, यानी ईआर के अंदर वाला स्पेस। और बाहर जितना भी साइटोप्लाज्म होगा हमारा सेल का, उसे हम बोल देंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट्स में जो है ईआर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या होते हैं ये समझ आ गया आपको? तो कुछ जगह पे जो है ईआर के हमारे जो है ये छोटे छोटे राइबोसोम्स आप देख सकते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। और इन राइबोसोम्स की वजह से जो हमारा ईआर है उसे थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा दिखता है और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे कि हमारे जो है राइबोसोम्स होंगे उसे हम आर ई आर बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखिए यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक है रेटिकुलम, इस पे हमारे राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स हमारा किस में हेल्प करते हैं? राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो कंप्लीट आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में और उसकी सिक्रीशन में हेल्प करता है। बट अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ सिक्रीटरी सेल, तो उसमें आंसर गोल्जी बॉडीज होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। ये बस सिक्रीट करके गोल्जी बॉडीज तक पहुंच जाते हैं। आगे गोल्जी बॉडीज उन्हें मॉडिफाई करके फर्दर सिक्रीशन का प्रोसेस वही करती हैं। बट यहाँ पे सिर्फ ये गोल्जी बॉडीज तक जो है हमारे स्ट्रक्चर्स को जो भी इन्होंने सिंथेसाइज किया उसे पहुंचाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके साथ कंटिन्यूटी में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है इसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं और फिर वहीं से चलते चलते आरईआर पे भी राइबोसोम आ जाते हैं। तो कंटिन्यूअस होती है आरईआर की मेम्ब्रेन, जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होती है। और जो ये हमारा स्मूथ वाला एरिया है ये हमारा लिपिड सिंथेसिस करता है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पढ़ रहे थे ना, जब बताया था। तो एनिमल्स में जो है वो स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है एसईआर, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। जल्दी से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में।
फिर नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा आता है गोल्जी अपैरेटस। ये जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया, कैमिलो गोल्जी। हमारे साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्जी, 1898। उन्होंने पहले इसे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के पास, और उन्हीं के नाम से गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपैरेटस, बहुत सारे नाम जो है इसके उन्हीं के नाम से पड़ गए। फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक होते हैं इनमें, ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है इसे सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। और ये इसका साइज क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर जो होता है, डायामीटर होता है। रेडियस नहीं है, ये डायामीटर है, ध्यान से नोट कीजिएगा। एक दूसरे के पैरेलल होती है ये। बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं बट यूजुअली 4 से 8 होती है। यूजुअली 4 से 8 सिस्टर्ने होती हैं हमारे गोल्जी बॉडीज में यूजुअली। न्यूक्लियस के पास होती है, एक सिस फेज होता है, फॉर्मिंग फेज, और और दूसरा होता है ट्रांस फेज। सिस फेज एंड फॉर्मिंग फेज आर द डिफरेंट वन। सिस फेज एंड ट्रांस फेज आगे लिखा हुआ है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सिस फेज एंड ट्रांस फेज, कनकेव फेज, मैच्योरिंग फेज, अलग अलग नाम है इसके, कनकेव फेस, और यहाँ पे कन्वेक्स सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। ओ आई एम सॉरी, आई मिस्टेकनली टोल्ड यू कि ट्रांस फेज और फॉर्मिंग फेज सेम होते हैं, बट सिस और फॉर्मिंग जो है वो सेम होते हैं। सिस फेज एंड फॉर्मिंग फेज, कन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग, ये तीनों सेम होते हैं। कनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, ये तीनों सेम होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते, कनेक्टेड रहते हैं। जो भी हमारा जो मटेरियल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स की फॉर्म में आता है। वो वेसिकल्स जैसे ये यहाँ पे पूरा एक अलग से पहले वेसिकल था, फिर ये इसके पास आया और इसके साथ मर्ज हो गया। तो फिर गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे? सपोज इसमें प्रोटीन था, तो लिपिड्स जो है, शुगर जो है वो प्रोटीन से अटैच कर देगी। शुगर प्रोटीन से अटैच कर दी तो फिर हमारा क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। फिर वो धीरे धीरे इनमें ट्रेवल करके फिर यहाँ पे जो है यहाँ से अलग हो जाता है, अलग वेसिकल बन जाती है। और फिर वो डिपेंड करता है कि सेल में उसकी रिक्वायरमेंट है या सेल के बाहर, फिर उसकी मूवमेंट उसी तरीके से होती है। तो ये पैकेजिंग का काम करता है, या तो सेल के अंदर के टारगेट्स पे डिलीवर करता है या फिर सेल के आउटसाइड पे डिलीवर करता है। जो भी उसने मटेरियल पैक किया है वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करता है। ईआरस की जो वेसिकल्स आते हैं वो हमारे सिस फेस पे जो है, हमारे गोल्जी बॉडीज के सिस फेस पे जो है आते हैं। वेट, लेट मी शो यू। ये वाला जो साइड है, दिस साइड इज cis phase, this is cis phase, and this side is trans phase। ये क्या है हमारी? ये हमारी ट्रांस फेज है। एक मिनट। ये वाली साइड हमारी ट्रांस फेज हो गई और वो वाली हमारी सिस फेज है। क्लियर? तो सिस फेज से जो है हमारे आते हैं यहाँ से मॉलिक्यूल्स, यहाँ से जो है हमारे वेसिकल्स आते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, और यहाँ से फिर वो रिलीज हो जाते हैं। या तो सेल के अंदर ही उन्हें चाहिए होता है या फिर सेल के बाहर उनकी जो है रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो कहाँ तक हो गया? हाँ, तो गोल्जी बॉडीज जो है इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां भी होता है उसकी क्लोज ही, उसके पास में ही मिलते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स जो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, उनमें जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जाती है और फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो है इस तरह की चीजें हमारी बनाते हैं, कौन बनाते हैं? गोल्जी बॉडीज। फिर आता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम्स में। और गोल्जी बॉडीज जो होती है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होती हैं।
तो ये जो है हमारे पैकेजिंग के बाद बनती है। अब जैसे कोई वेसिकल था, एक मिनट, लेट मी शो यू हाउ गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स आर कनेक्टेड। एक मिनट। तो ये यहाँ से वेसिकल निकल गया। अब हो सकता है इस वेसिकल में कुछ हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो, और इनकी जरूरत अब कहीं बाहर, कहीं सेल की नहीं हो, तो ये सेल में ही रहेंगे। ये सेल में ही रहेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे लाइसोसोम्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पैकेजिंग से ही बनते हैं गोल्जी बॉडीज में। इतना तो समझ आ ही गया आपको। और जो ये हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में मिलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें लाइपेजेस आ जाता है, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस। ये बस कॉमन कैटेगरीज है। अबाउट 50 एंजाइम्स होते हैं एक लाइसोसोम्स में, और ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक पीएच पूछा जाता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर देते हैं लाइसोसोम्स। अब अगर जो हमारा वेसिकल था जिसमें हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जगह है, अब कुछ ऐसा सब्सटेंस आ गया जो सेल में ही स्टोर करना है, तो वो हमारा वैक्यूल बन जाएगा। तो हमारा वो गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल निकला है वो वैक्यूल बन जाएगा। मेम्ब्रेन्स, इनमें भी ये भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। बहुत सारे टाइप्स में जो है हम इसे यूजुअली कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल, जो भी इनके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे सैप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये जो है, जो भी सेल के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं उसे स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसकी आउटर बाउंड्री जो होती है उसका एक अलग से नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। और जो प्लांट सेल्स हैं उनमें वैक्यूल्स जो है अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर सकता है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और जो टोनोप्लास्ट है, जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल सेल है, ये हमारा सेल है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा सेल है, इसमें ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा वैक्यूल है। तो साइटोप्लाज्म में हमारा सपोज कुछ सिंथेसिस हो रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस, आज पता नहीं कर्सर को क्या हो रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में कुछ सिंथेसिस हो रहा है, और ये हमारा कम कंसंट्रेशन में है, जबकि हमने जो वैक्यूल है हमारा, उसमें ऑलरेडी हमारे पास वही सब्सटेंस जो है हाई मात्रा में है। पूरा जो हमारा वैक्यूल है वो उसी से भरा हुआ है। फिर भी क्या होगा, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे फिर भी वैक्यूल के अंदर ही ट्रांसफर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा टोनोप्लास्ट है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वैक्यूल की, वो हमारा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो है मूवमेंट में ये हमारी हेल्प करता है। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, द टोनोप्लास्ट facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into vacuole। और जो कंसंट्रेशन जो होती है वैक्यूल में वो हायर होती है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो जो अमीबा होते हैं उनमें ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मतलब वाटर, ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा यूजुअली वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यूजुअली हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं। वाटर का जो अमाउंट है उसे रेगुलेट करने में, एक्सक्रीशन में जो है हम अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज करते हैं। और कुछ जो जैसे फूड वैक्यूल जो होते हैं प्रोटिस्ट सेल में, अमीबा भी एक प्रोटिस्ट होता है, तो उनमें भी हम यूज करते हैं फूड वैक्यूल को एनगल्फ करने। क्लियर? अब चलते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया पे।
कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको देख ही पा रहे होंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब तक इन्हें स्टेन ना किया जाए, जब तक ये हमें इजीली विजिबल नहीं होते। और कौन सी स्टेन हम यूज करते हैं? जेनस ग्रीन। कौन सी स्टेन यूज करते हैं? जेनस ग्रीन। जल्दी से नोटबुक में नोट कीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है हर सेल टू सेल जो है वेरी करता है। सेल ज्यादा मेटाबॉलिज्म करता होगा, ज्यादा एक्टिविटीज करनी होगी, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होगा। कम एक्टिविटीज करता है तो उसमें जो नंबर होगा वो कम होगा। कहाँ थे हम? हाँ, तो शेप और साइज में भी उसके वैरायटी होती है। बहुत सारी वैरायटी है। सॉसेज से शेप जिसे हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं, उस शेप का भी होता है। वेसिकुलर शेप में भी मिल जाता है। ये हमें बहुत सारी शेप्स में मिलता है। सिलेंड्रिकल, सॉसेज, स्फेरिकल। तो इसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, और लेंथ 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बाहर की मेम्ब्रेन्स पे जो है हमारे प्रोटीन होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए जल्दी से। आउटर मेम्ब्रेन पे हमारे पोरिन प्रोटीन्स होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स बनाती है कुछ इस तरीके दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक। इस तरीके से जो है कुछ फोल्ड्स बनाती है। इन फोल्ड्स को जो है हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। और जो दो इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, ये स्पेस, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। वी कॉल इट एज मैट्रिक्स। और जो दो मेम्ब्रेन का स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ल्यूमेन को जो है, जो अंदर का सब्सटेंस होता है इसका, उसे दो कैटेगरीज में, एक्वस कंपार्टमेंट्स में जो है डिवाइड कर देती है, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में जो है हमारा मैट्रिक्स होता है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है एक कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, जिसमें हमारे पोरिन प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स? पोरिन प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन में जो है बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होती है, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। सिंगुलर कहेंगे तो क्रिस्टा, सिंगुलर बोले तो क्रिस्टा। मैट्रिक्स की तरफ होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे बताऊंगी मैं अभी आगे, अभी नहीं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। उनके पास खुद की एंजाइम्स बनाने की मशीनरी भी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ये। सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक बार एनसीईआरटी रीड कर ले, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझा दूंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही रहता है, फिर एक बार एनसीईआरटी हो जाए। कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे थे। सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी के फॉर्म में, जिसकी वजह से इन्हें हम पावर हाउस बोलते हैं। और सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं इनके पास। राइबोसोम्स होते हैं तो खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। और डिवाइड किससे करते हैं? फिजन से। तो अब मैं बताती हूँ अपनी लैंग्वेज में। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्रिस्टे हो गया। तो जो क्रिस्टे है इसके ऊपर, जैसे थोड़ा जूम इन करते, ये क्रिस्टे हो गया। इसके ऊपर जो है हमारे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज एंड मोरान, ये इसके नाम है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पार्टिकल्स है ये हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये हमारे एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। आगे मैंने यूज किया था ऑक्सीडेटिव।
ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो है हमारे फूड को ब्रेक करते हैं। और अब देखोगी इनका एरिया बढ़ गया, क्रिस्टे से एरिया जो है वो बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, ज्यादा एटीपी रिलीज होगी, तो क्रिस्टे इसलिए होती है। इनमें कुछ हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, आरएनए, राइबोसोम्स और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे वाले प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स होते हैं। इनमें कौन से वाले, प्रोकैरियोट्स वाले 70s राइबोसोम्स होते हैं। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। मतलब जिसे ऐसी एक थ्योरी बोली जाती है, एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पहले अलग सी सेल हुआ करते थे, फिर एक सेल ने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ करने के बाद से जो हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे सेल में जो है पाए जाने लग गए। और इनकी खुद की डिवीजन होती है, खुद की प्रोटीन मशीनरी होती है, खुद का आरएनए होता है, ये किसी और की बात कभी नहीं सुनते। इसीलिए ये हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज जो है इन्हें कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम चलते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स के बाद राइबोसोम्स। प्लास्टिड जो है हर प्लांट सेल्स में मिल जाएंगे आपको, और यूग्लिनोइड्स में मिल जाएंगे। इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बड़े बड़े होते हैं, कुछ में तो पिगमेंट भी होता है, और स्पेसिफिक कोई भी कलर है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट। 3 क्लासेस में हम जो है पिगमेंट के बेसिस पे इसे डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो है हमारा क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल होता है, क्वेश्चन में आता है कई बार कि which of the following pigments are present in chloroplast? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी कोई भी ले लीजिए, जेंथोफिल्स, और ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बोथ 1 और 2। सिर्फ क्लोरोफिल पे नहीं जाएंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी हमारा जो है हेल्प करता है ट्रैपिंग सनलाइट को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में कैरोटीनॉइड पिगमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है। इसीलिए यू विल मार्क फॉर बोथ ए एंड बी। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इनमें कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ये सब मिलते हैं। और ये जो है प्लांट को जो है एक कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, फिर ये थर्ड टाइप के आ जाते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो हमारे स्टोरेज में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। तो इन्हें भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइलोप्लास्ट, लेयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, जो कि नीचे लिखा गया है अभी नेक्स्ट पेज पे। अमाइलोप्लास्ट हमारे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो। इलायोप्लास्ट हमारे ऑयल और फैट्स को स्टोर करते हैं, ऑयल। और एल्यूरोप्लास्ट जो है हमारे प्रोटीन को स्टोर करते हैं, जैसे जो हमारा मक्का होता है, एल्यूरोन लेयर, उसमें एक लेयर होती है प्रोटीन रिच, एल्यूरोन लेयर ऑफ मील्स, उसमें जो है हमारे एल्यूरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें भर भर के प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। तो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और हमें इसी का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ना है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रीन कलर के होते ही हमारे मीजोफिल सेल्स में हाईएस्ट नंबर होता है, इनका जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है। जैसे एक ग्रीन एल्गे है जिसका नाम है क्लामेडोन मोनस, तो इसमें एक एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। मीजो सेल में 20 to 40 होते हैं एक सेल में ही।
इनका शेप भी इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अलग अलग हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल या रिबन लाइक भी होती है। लेंथ जो है हम यूजुअली सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप के उसमें ही लेते हैं। तो लेंथ इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है एवरेज, और विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर की होती है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपैरेटिवली कम परमिएबल होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें भी कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं? वही पुराने वाले प्रोटीन्स जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे। कौन से वाले? पोरेंस प्रोटीन। जो स्पेस जो दो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्पेस होता है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये वाला स्पेस, ये पूरा स्ट्रोमा, इसके अंदर ये हमारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम, एक मिनट, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम क्या बोलेंगे? सिर्फ एक को हम बोलेंगे थाइलोकोइड। और जब ये पूरी की पूरी स्टैक की बात की जाए, बहुत सारे थाइलोकोइड्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है? देन वी कॉल इट एज ग्रेना। वी कॉल इट एज ग्रेना। स्टैक लाइक piles of coins called grana, singular granum। और अगर एक होगा, एक स्ट्रक्चर होगा कोइन जैसा, उसे हम बोलते हैं थाइलोकोइड। ठीक है। और ये जो स्टैक होते ग्रेना, वो कनेक्टेड होते हैं हमारे, ये इस तरीके से, ये चैनल्स के थ्रू जो है ये हमारे कनेक्टेड होते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्रेट्स चैनल। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट हो जल्दी से नोट्स में लिखा करो। फ्रेट्स चैनल बोलते हैं हम इसे। जो है एक नाम और होता है इसका, स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला। लेट मी हाईलाइट ओवर इट हियर। यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रोमा लैमेला भी होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो और जैसे ये एक ग्रेना है, एक मिनट एक मिनट, ये एक हमारा थाइलोकोइड है। इसे हमने बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, तो इसके अंदर का जो स्पेस है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। इस स्पेस को जो है हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ल्यूमेन। वी कॉल इट एज ल्यूमेन। और इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। बट इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s यानी छोटे होते हैं साइटोप्लाज्म यानी 80s राइबोसोम्स पे से। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और कैरोटीनॉइड तो होता ही है क्लोरोप्लास्ट में। तो अब हम चलते हैं राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेट ने देखा था। ये हमारे आरआरएनए प्रोटीन से बने होते, मतलब आरआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो अलग अलग चीजें हैं। कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। दो तरह के होते हैं, 70s एंड 80s। 70s यूक्रियोट्स में 80s यूक्रियोट्स में पाए जाते हैं, और 70s दोनों में पाए जाते हैं। 70s और 80s दोनों एक बड़ी यूनिट होती है, उनमें एक छोटी होती है। जो हमारे 80s होते हैं उनमें 60s और 40s दो यूनिट्स होती हैं। 70s में 50 + 30। क्लियर? और यहाँ पे एस की यहाँ पे बताया गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी प्रोकैरियोट वाले राइबोसोम में। स्वेट्सबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और डेंसिटी और साइज को मेजर करने का तरीका है, दो सब यूनिट्स। ये पहले बात हो चुकी थी। फिर बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। पहली बात, ये प्रोटीन से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटीन से बने होते हैं फिलामेंट्स। ये हमारे इनमें तीन चीजें आती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? लेट मी हाईलाइट।
ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं और इनको हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट में हेल्प करता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। शेप में, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बस इतना ही था उसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। अब हमारे जो है सीलिया एंड फ्लैजिला से जो है हम इसका पार्ट 4 लेके आएंगे। ये बड़ा ही चैप्टर हो गया। बट हाँ, अगली बारी से पूरा कर देंगे। बस हमारे 3 टॉपिक रहते हैं। फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स, ये तो 1 पेज का है, और न्यूक्लियस 2 पेज का। बस इतना सा रहता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाते रहिएगा, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी के अलावा जो मैं बताती हूँ वो भी लिखते रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।